तो सीआरओ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है और इस वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को हम इस प्रकार से साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को हम इस प्रकार से वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक, तो x यानी हॉरिजॉन्टल, y यानी क्या हो गया, वर्टिकल, y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड होगा t और ये इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक, तो हम देखेंगे कि जो सीआरओ में जनरेटेड वेव है यानी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को जो हम वेव्स दे रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हमको नोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमको क्या होती है, नोन। तो ये हमको यहाँ पे नोन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे लिए क्या है, अननोन है, ये हमारे लिए अननोन फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो यदि हम देखें जो नोन फ्रीक्वेंसी है ये इसका टाइम पीरियड है और जो अननोन है ये इसका टाइम पीरियड है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, हाफ है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में वर्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है। तो सीआरओ की जो स्क्रीन होगी, इसकी स्क्रीन पे जो पैटर्न हमको यहाँ पे विजिबल होगा, वो पैटर्न हमको कुछ इस प्रकार का पैटर्न विजिबल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पैटर्न है ये हमको सीआरओ की स्क्रीन पर विजिबल होता है। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे बना दिया गया जिससे कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को वहां पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कैसी लाइन है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन जो है वो इसको यहाँ पे एक पॉइंट पे और इसको यहाँ पे क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कांटेक्ट मेक कर रही है ना, उसको टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। यदि हम देखें कि यदि यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट मेक करेगी। पास में भाई, तो यहाँ पे इस तरह से आपको देखना है कि वर्टिकल टेंजेंसीज कितनी है उसमें और हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज कितनी है, वर्टिकल टच कितना है और हॉरिजॉन्टल टच कितना है। ठीक है, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला जो बनाया गया ये है वर्टिकल फ्रीक्वेंसी अननोन अपॉन हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी, हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी यानी एक्स एक्सिस की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको यहाँ पे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल टच अपॉन वर्टिकल टच। ठीक, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल टच है वो 1 है, हॉरिजॉन्टल टच कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1। ठीक है, और जो वर्टिकल टच होगा वो वर्टिकल टच कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 2। तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1:2 होगा। हाँ, ये क्षैतिज रेखा है, ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टच कितना आएगा यहाँ पे, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैं, यहाँ पे ये 2 होगा ना, हॉरिजॉन्टल टच कितना आएगा यहाँ पे 2, ये हॉरिजॉन्टल टच कितना आएगा 2 और वर्टिकल टच कितना आएगा 1, वो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी जगह टच कर रही है, 2 जगह पे,
और वर्टिकल लाइन कितनी जगह पे टच कर रही है, एक जगह पे, उसको सुधार लेना है, 2/1 है वो। अब यदि इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से मान लो डायग्राम दिया आपको, ठीक है, इस प्रकार से दिया, और इसमें बोलेगा कि इन सीआरओ find the ratio of vertical and horizontal frequency for given pattern in CRO। ठीक है, तो सीआरओ में जो ये पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न के लिए आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम क्या करना है, यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, देखना है कितनी जगह टच करेगी इसको, ये 4, और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है, यहाँ देखना है कितनी जगह टच करेगी, ये 1। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टच कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4, तो हॉरिजॉन्टल टच आ जाएगा 4, और वर्टिकल टच कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो इसको लिखेंगे हॉरिजॉन्टल टच अपॉन क्या हो जाएगा, वर्टिकल टच। अच्छा, वर्टिकल ये लिखा है ना, ये वर्टिकल, हाँ, फ्रीक्वेंसी का रेशियो किसका पूछेगा, फ्रीक्वेंसी का रेशियो, ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। तो अपने को क्या पूछा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है, तो ये फ्रीक्वेंसी है वर्टिकल, है ना, वाई यानी क्या हो गया वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, एक्स यानी क्या हो गया हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी। टच उल्टा हो जाता है, देखना इसमें फ्रीक्वेंसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, और टच उल्टा लेते हैं, टच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखना है, फ्रीक्वेंसी के अपोजिट टच लेना है, टच का रेशियो अपोजिट रहेगा। तो क्या आंसर आ जाए इसका, 4 रेस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यदि मान लीजिए इस तरह से दिया पैटर्न अपने को, ठीक है, ये पैटर्न हमको इस प्रकार से दिया हुआ है, और इसमें पूछता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि यदि यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो ये 1 टच, ये 1 टच, ये भी 1 टच, और ये क्या होगा, हाफ टच। बात समझ में आई, तो ये 1 टच होगा, यहाँ पे 1 टच होगा, ये भी 1 टच होगा, ये भी 1 टच, और ये क्या होगा, हाफ टच। और वर्टिकल यदि देखेंगे तो कितना आएगा, 1, या इधर खींचोगे तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल टच कितना होगा, 3.5, तो ये 3.5 हो जाएगा, और वर्टिकल टच कितना होगा, 1, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 बाई क्या आएगा, 2, तो 7 रेश 2 इसका आंसर आएगा। थोड़ा इधर कर लो तुम लोग, दिखता नहीं होगा ना, थोड़ा इधर सरका लो चेयर, बस बस। ठीक है, नोट कर लिए।
लिख ली? ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न दिया है तो इसको भी निकाल सकते हैं, है ना? हाँ, 3/2 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल टच और ये क्या होगा, वर्टिकल। तो ये 1 2 3 और ये 1 2 आएगा, ठीक है? तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए? तो इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज, फेज, फ्रीक्वेंसी इसमें हम मेजर कर सकते हैं सीआरओ। हो गया? अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो यूज होता है वो कहाँ पे करते हैं? जितनी भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उन सभी में प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है? तो जो प्रोसेस इंडस्ट्री होती है उसमें सबसे पहले जिस क्वांटिटी से डील करते हैं वो क्वांटिटी कैसी होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है? सॉरी, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट है, सबसे पहले जो वो डील करेगा वो किससे डील करेगा? यहाँ पे जो ये इनपुट क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो कैसी होगी? यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी होगी।
तो ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या हो गई, इसके लिए इनपुट हो गया। तो जो सबसे पहले इसको डील करेगा उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको अनदर फिजिकल क्वांटिटी में क्या करेगा, ये चेंज करेगा। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे अनदर फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पे चेंज करता है। तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, फोर्स, और उस फोर्स के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। कि इसने क्या किया, यहाँ पे फोर्स को किसमें चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे इस तरह से दो प्लेट लगा दी और इसके बीच में क्या है, यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड प्लेट है और ये प्लेट क्या है, मूवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वांटिटी आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे फोर्स आ रही है। अब इस फोर्स ने इस प्लेट को यहाँ पे क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे ठीक है, हमको क्या मिला, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिला। ठीक है, तो फोर्स को किसमें चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे यदि कोई कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ होगा तो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू में क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो होता है उसको हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। वो क्या करेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी को फिर से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसड्यूसर है इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि ये कैसा ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि वोल्टेज, जैसे कि करंट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी प्राप्त होगी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि अपन देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर किसको बोलते हैं, तो सिंपली बोलेंगे जो एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, तो डिवाइस विच कैन चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर किसको बोलेंगे, जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कई एडवांटेजेस होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं।
हो गया। अब उसमें लिखिए प्रोसेस इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम इनपुट क्वांटिटी नॉन इलेक्ट्रिकल या फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल या फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। वह डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी में ब्रैकेट में लिखिए, जैसे फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट क्लोज, में कन्वर्ट करता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। नेक्स्ट ये वह डिवाइस जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहलाता है। नेक्स्ट ये अतः वह डिवाइस जो एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जो एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर कहलाता है। तो बेसिक डेफिनेशन है ट्रांसड्यूसर की ये, कि जो डिवाइस एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट करता है उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज करते हैं प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ट्रांसड्यूसर, वो कैसे ट्रांसड्यूसर होते हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो इनकी क्या एडवांटेज यहाँ पे होती है, तो उसमें हेडिंग डालिए एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की क्या एडवांटेज होती है? तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में हम किस सिग्नल्स का यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं? एम्पलीफाई करते हैं, यानी उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? एटेन्युएट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट उसमें लिखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इजीली इजीली एम्पलीफाई एंड एटेन्युएट कर सकते हैं,
एम्पलीफाई एंड एटेन्युएट कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, है ना, उसमें हम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मींस क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का वेट क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो इसके कारण इसमें मास इनर्शिया इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में मास इनर्शिया इफेक्ट मिनिमम होता है। ठीक है। सेकंड, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, नो फ्रिक्शन इफेक्ट। फ्रिक्शन इफेक्ट इसमें नहीं होता है, नो फ्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को हम कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें लिखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड होती है। तो हमको स्मॉल अमाउंट में पावर इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज डिजिटल कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज डिजिटल कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में टेलीमेट्री टेलीमेट्री यूज कर सकते हैं, टेलीमेट्री यूज कर सकते हैं। तो ये सब इसकी एडवांटेज होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर को हम कई प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एज एन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एज अ ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, as a digital
एंड एनालॉग ट्रांसड्यूसर। तो कई प्रकार से इसको यहाँ पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म। ट्रांसडक्शन इसको बाद में देखेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का मतलब है कि जो सबसे पहले, ठीक है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी है उससे डील करता है ना, उसको क्या बोलते हैं वहां पे? प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जैसे कि यदि हम देखें यहाँ पे कि एलवीडीटी है, ये एलवीडीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है ये, और इसको हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए हैं, और ये इसकी यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक क्या है? आयरन की कोर है। यहाँ पे हमने एक पुली लगाई हुई है ऐसा, और यहाँ पे एक कॉर्ड लगाया हुआ है, एक रस्सी लगाई हुई है, और यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक ट्यूब को यूज किया हुआ है। तो ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को बोलते हैं बर्डन ट्यूब। तो ये बर्डन ट्यूब है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रेशर है, यहां से इसमें क्या आएगा? प्रेशर आएगा। तो प्रेशर किसमें आएगा? ये बर्डन ट्यूब में आएगा। तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो जब प्रेशर आएगा तो ये जो ट्यूब होगा, ये ट्यूब क्या होगी? स्ट्रेच होगी, इसमें खिंचाव आएगा, तनाव आएगा इसमें। ठीक है, तो ट्यूब जो है वो इस तरह से फैल जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड को क्या करेगी? वो अपनी तरफ ऐसा खींचेगी। जब ये ट्यूब ऐसे ऊपर उठेगी तो इस कॉर्ड को, इस रस्सी को क्या करेगी? वो खींचेगी। तो जब इसको खींचेगी तो ये आयरन की कोर जो है ये अपवर्ड मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे इस प्रेशर ने क्या किया? तो इस प्रेशर ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट के कारण इन दोनों का जो फ्लक्स लिंकेजेस है वो चेंज होगा। तो आउटपुट में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा? यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो बर्डन ट्यूब यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, जो वन फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रही है। और ये जो एलवीडीटी है, इसको क्या बोलेंगे? कि ये एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है जो कि डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, हेडिंग डाल लीजिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। उसमें लिखिए, वह ट्रांसड्यूसर जो इनपुट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से, इनपुट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से फर्स्ट डील करता है, पहले डील करता है, फर्स्ट डील करता है, पहले डील करता है, और नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में, अनदर फिजिकल क्वांटिटी में, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है।
जैसे बर्डन ट्यूब, जैसे बर्डन ट्यूब प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करती है। जैसे बर्डन ट्यूब प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वह ट्रांसड्यूसर जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के आउटपुट को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, को डिटेक्ट करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, डिटेक्ट करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। जैसे जैसे एलवीडीटी, जैसे एलवीडीटी डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसको बना लो डायग्राम को, डायग्राम बना लो जल्दी से। उसके बाद मैं हेडिंग डाल लूं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? तो एक्टिव का मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, तो ये जो ट्रांसड्यूसर होते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ये सेल्फ जनरेटेड होते हैं, मींस ये पावर सेल्फ जनरेट करते हैं। इनमें ट्रांसडक्शन के लिए, इसमें ट्रांसडक्शन के लिए, ठीक है, हमको एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं होती है, एक्सटर्नल पावर की कोई आवश्यकता हमको नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रांसड्यूसर होते हैं सेल्फ जनरेटेड होते हैं, स्वयं पावर जनरेट करते हैं। इनमें हमको ट्रांसडक्शन के लिए किसी एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है,
और यहाँ पे ये कॉइल लगी हुई है, ऐसा कॉइल है ये कंडक्टर की। यदि इस कॉइल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कॉइल मूव करेगी और क्या जनरेट करेगी ये यहाँ पे, तो क्या है ये मूविंग कॉइल जनरेटर है। ठीक है, तो फोर्स जब उसके ऊपर में अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स को सेल्फ क्या कर रहा है, वो पावर जनरेट करके ईएमएफ में हमको दे रहा है, तो सेल्फ जनरेटेड है। ठीक है, या फिर यदि हम देखें यहाँ पे इस प्रकार से थर्मोकपल है, थर्मोकपल को यदि हम हीट करते हैं तो ये क्या देता है हमको यहाँ पे जनरेट करके ईएमएफ देता है, तो ये भी सेल्फ जनरेटेड है, तो ये भी एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या जनरेट करता है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करता है, तो ये भी क्या है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, या फिर कोई एक सेल है यहाँ पे सेमीकंडक्टर की, ठीक है, इसके ऊपर में लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है तो क्या देती है हमको, ये ईएमएफ जनरेट करके देती है। तो ये सभी सेल्फ जनरेटेड हैं। ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं, जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अपने आप जनरेट कर रहे हैं, है ना। इसमें हमको अलग से किसी सोर्स से पावर लेने की जरूरत नहीं होती है ना। तो इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है गिने चुने हैं। ठीक है, इनको याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा ट्रांसड्यूसर एक्टिव है, तो ये एक्टिव है, इनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो क्या है, पैसिव है। पास में भाई, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा वे ट्रांसड्यूसर जो सेल्फ जनरेटेड होते हैं, वे ट्रांसड्यूसर जो सेल्फ जनरेटेड होते हैं, अर्थात इनमें ट्रांसडक्शन के लिए, इनमें ट्रांसडक्शन के लिए एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं होती है, एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, अब ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसका ट्रांसडक्शन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे फोर्स को किस में चेंज कर रहे हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस में, फोर्स के कारण रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। ठीक है, या टेम्परेचर के कारण क्या हो जाए, रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, तो वहां पे ट्रांसडक्शन फॉर्म क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या इंडक्टेंस में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन फॉर्म क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसडक्शन का मतलब समझ में आया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। इस पे क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स, फोर्स को किस में चेंज कर रहे हो, ईएमएफ में, तो ट्रांसडक्शन फॉर्म है फोर्स टू ईएमएफ। यहाँ पे हीट टू ईएमएफ है ट्रांसडक्शन फॉर्म, तो ट्रांसडक्शन फॉर्म यानी हीट को हमको ईएमएफ में चेंज किए, तो उसके लिए हमको बाहर से किसी एनर्जी की आवश्यकता वहां पे नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल जैसे मूविंग कॉइल जनरेटर, मूविंग कॉइल जनरेटर, थर्मोकपल, नेक्स्ट थर्मोकपल, नेक्स्ट पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप। ट्रांसड्यूसर का एक दूसरा नाम क्या होता है, पिकअप। पिकअप मींस क्या होता है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो यदि पूछता है कि पिकअप क्या है तो अनदर नेम ऑफ क्या है, वो ट्रांसड्यूसर है। तो पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप, नेक्स्ट फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। तो ये सब यहाँ पे कौन से ट्रांसड्यूसर हैं, एक्टिव।
पैसिव का मतलब क्या होगा, तो इसका अपोजिट। पैसिव में आपको ट्रांसडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो बिना एक्सटर्नल पावर के हम वहां पे ट्रांसडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के होते हैं, जितने भी रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हैं, जितने भी रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हैं वो पैसिव हैं, जितने भी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं वो पैसिव हैं, जितने भी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हैं वो पैसिव हैं, जितने भी वोल्टेज करंट ट्रांसड्यूसर हैं, वोल्टेज करंट ट्रांसड्यूसर, इनके नाम में वोल्टेज करंट है तो ये मत समझना कि एक्टिव है, ये भी क्या है, पैसिव है। तो ये सभी क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर है। तो जब हम ट्रांसडक्शन फॉर्म देखेंगे तो उस समय इन सभी ट्रांसड्यूसर को पढ़ेंगे, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सभी क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर। आई बात समझ में, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, वह ट्रांसड्यूसर वह ट्रांसड्यूसर जिसमें वह ट्रांसड्यूसर जिसमें ट्रांसडक्शन के लिए ट्रांसडक्शन के लिए एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। नेक्स्ट के उदाहरण, जैसे all resistive, inductive, capacitive and voltage current transducer, all resistive, inductive, capacitive and voltage current transducer, all resistive, inductive, capacitive and voltage current transducer। इसके बाद में ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब होता है, तो ट्रांसड्यूसर हम किसको बोलते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। तो जितने भी अभी हमने देखे वो सभी नॉन इलेक्ट्रिकल को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल में, तो वो सभी ट्रांसड्यूसर हैं। इनवर्स ट्रांसड्यूसर जो है इसका उल्टा काम करेगा, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम वहां पे, इनवर्स ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। तो ट्रांसड्यूसर तो सबको पता है, बहुत सारे हैं, जितने भी रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव हैं, जो भी हम पढ़े थे एक्टिव ट्रांसड्यूसर, वो सभी क्या है, ट्रांसड्यूसर हैं। अब इनवर्स ट्रांसड्यूसर किसको बोलेंगे, तो इनवर्स ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या हो गया, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी कॉइल को रख देते हैं और इसमें करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो उसके कारण इसमें क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इसमें। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी में। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनवर्स ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। आई बात समझ में, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, वह डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल
क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है। नेक्स्ट ये वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर कहलाता है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल करंट कैरिंग कॉइल, इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा पीजियो इलेक्ट्रिक पिकअप, तो ये दोनों काम कर सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है, ट्रांसड्यूसर का भी काम करेगा और इनवर्स का भी करेगा। पीजो इलेक्ट्रिक जो पिकअप होता है, ठीक है, उसको यदि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो उसकी जो डायमेंशन होती है, उसकी डायमेंशन में क्या हो जाता है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट आता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है, पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप जो है, वो दोनों काम करेगा, ट्रांसड्यूसर का भी और इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो यदि पूछ दिया कभी कि इनमें से कौन सा ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर दोनों का फंक्शन करता है, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी है, तो वो क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप। इसके बाद में देखेंगे एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो एनालॉग सिग्नल्स किसको बोलते हैं, जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लगातार फंक्शन होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो टाइम का ये फंक्शन है ना, यहाँ पे इस समय भी प्रेजेंट है, इस समय भी प्रेजेंट है, तो हर एक इंस्टेंट पर ये टाइम के प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ क्या है, ये टाइम है यहाँ पे, और कंटिन्यूअस इसमें वैल्यू भी है ना, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें हर एक वैल्यू प्रेजेंट है, तो वैल्यू भी सभी प्रेजेंट है इसमें, और टाइम के हर स्टेप पर ये सिग्नल्स भी प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम वहां पे, एनालॉग सिग्नल। तो जो एनालॉग सिग्नल्स पर वर्क करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम वहां पे, एनालॉग ट्रांसड्यूसर। और जो डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है, डिजिटल सिग्नल्स इस प्रकार के जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, तो इन डिस्क्रीट सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो जो डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, वह ट्रांसड्यूसर जो इनपुट क्वांटिटी को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट करता है, एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट करता है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर कहलाता है।
इसका आउटपुट टाइम का कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका आउटपुट टाइम का कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। नेक्स्ट की वह ट्रांसड्यूसर जो डिजिटल सिग्नल्स को इनपुट क्वांटिटी को वह ट्रांसड्यूसर जो इनपुट क्वांटिटी को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वह ट्रांसड्यूसर जो इनपुट क्वांटिटी को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहलाता है। डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म। तो ट्रांजैक्शन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इनपुट क्वांटिटी में चेंज किए, इनपुट क्वांटिटी चेंज हुई, तो इनपुट क्वांटिटी के कारण, ठीक है, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो हम वो क्या बोलेंगे कि इसमें ट्रांजैक्शन फॉर्म क्या है, रेजिस्टेंस है। यदि इनपुट क्वांटिटी के कारण कैपेसिटेंस की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन फॉर्म क्या है, कैपेसिटेंस है। यदि इनपुट क्वांटिटी के कारण इंडक्टेंस की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन फॉर्म क्या है, इंडक्टेंस है। तो ट्रांसड्यूसर जो होते हैं इनमें जो ट्रांसडक्शन फॉर्म होता है वो क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, या फिर चेंज इन कैपेसिटेंस है, या फिर क्या होता है, चेंज इन इंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर में रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसडक्शन फॉर्म में रेजिस्टेंस में कैसे चेंज होता है, कैपेसिटेंस में कैसे चेंज होता है और इंडक्टेंस में कैसे चेंज होता है। तो पहले इसमें नोट करिएगा, यदि ट्रांसड्यूसर में इनपुट क्वांटिटी के कारण आउटपुट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की वैल्यू में चेंज होता है, की वैल्यू में चेंज होता है, तो ट्रांसडक्शन फॉर्म रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कहलाता है। तो ट्रांसडक्शन फॉर्म रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कहलाता है। तो यहां पे देखेंगे ट्रांसड्यूसर है ये, इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर है ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, और ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, ठीक है, और
ये सभी जो ट्रांसड्यूसर हैं, ये सभी ट्रांसड्यूसर कैसे हैं? पैसिव हैं। ये कैसे हैं? पैसिव ट्रांसड्यूसर हैं। तो जितने भी रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर हैं, जितने भी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हैं, ये सभी कैसे हैं? पैसिव ट्रांसड्यूसर हैं। तो इसमें जैसे कि एक होता है पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस। तो जैसे हमने पोटेंशियोमीटर देखा था ना, तो वही पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस है। तो उसमें हमने क्या लिखा था? एक स्लाइडर था ना, उसकी पोजीशन को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पोजीशन ऑफ द स्लाइडर बाय एन एक्सटर्नल फोर्स varies the resistance in a potentiometer सर्किट। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या मेजर कर सकते हैं? तो इसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं प्रेशर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये इस प्रकार से क्या है? एक रेजिस्टिव एलिमेंट है ये। तो यही पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर हम क्या पढ़े थे? एक उसमें वर्किंग वायर था ना, तो जो वर्किंग वायर था वो कैसा वायर था? रजिस्टिव वायर। तो ये वही वर्किंग वायर है जो क्या है? रजिस्टिव वायर है। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे एक स्लाइडर है। तो ये स्लाइडर क्या कर सकता है? यहाँ पे ऐसा मूव कर सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या की हुई है? वोल्टेज अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो वोल्टेज होगी वो इस रेजिस्टेंस आर पर यूनिफॉर्मली क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, और ये जो स्लाइडर है, यदि यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको क्या मिलेगी? स्मॉल वैल्यू वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, अब यदि इस स्लाइडर के ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये स्लाइडर क्या करेगा? मूव करेगा। तो जब हम देखेंगे कि ये स्लाइडर मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये स्लाइडर नीचे आएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास में पता है कि कुल वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ये है आपकी, इसको इनपुट वोल्टेज मान लेते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकाल सकते हैं इनपुट वोल्टेज, है ना, और ये क्या हो गया? आर, और अपॉन क्या हो गया? ठीक है, इसकी वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू में जितना इंक्रीमेंट होगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू जितना डिक्रीज होगी, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह का जो डिवाइस है इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसडक्शन फॉर्म क्या है? रेजिस्टेंस है। जैसे कि हम फोर्स अप्लाई किए, इसके कारण इसकी वैल्यू शिफ्ट हुई, तो चेंज किस में हुआ? रेजिस्टेंस में हुआ। तो उसी को बोलते हैं कि ट्रांसडक्शन फॉर्म क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, जिससे हमको आउटपुट में डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ट्रांसड्यूसर हैं। जैसे कि एक होता है स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज, तो स्ट्रेन गेज में क्या करते हैं? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और सेमीकंडक्टर is changed by elongation or compression due to
एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। तो इससे मेजर कर सकते हैं फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इसको पढ़ेंगे कि कोई वायर है या सेमीकंडक्टर है, उसको क्या करते हैं, एलोंगेशन यानी खींचते हैं ऐसा। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो एलोंगेशन और कंप्रेशन के कारण क्या होता है, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है, तो इसके कारण उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इससे हम क्या मेजर करते हैं, फोर्स, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में देखेंगे पिरानी गेज। या इसी को हॉट वायर मीटर भी बोलते हैं। तो जो स्ट्रीम ऑफ क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है, हॉट गैसेस होती हैं, तो रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देती हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज varied by convection cooling of a stream of gas। तो इससे क्या मेजर कर सकते हैं, गैस फ्लो, गैस प्रेशर। तो इसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि यदि मान लीजिए कोई एक ये वायर है, ठीक है, अब यहां से कोई क्या जाती है, इस तरह से गैस पास होती है। अब यदि गर्म गैस होगी या ठंडी गैस होगी, तो इसकी सरफेस से, है ना, कांटेक्ट मेक करेगी और उसके साथ में फ्लो होगी। तो या तो इसको गर्म गैस होगी तो इसको हीट करेगी, या फिर ठंडी गैस होगी तो इसको क्या करेगी, कूल करेगी। तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना चेंज आया है, तो उससे हमको क्या पता चलेगा, गैस का प्रेशर क्या है, फ्लो होने का। ठीक है, कितने प्रेशर से गैस वहां पे फ्लो हो रही है। तो गैस के फ्लो के प्रेशर को या गैस के प्रेशर को हम वहां पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है ना कि इसके रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं ब्रिज, है ना, उस ब्रिज से हम इसके रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कैल्विन डबल ब्रिज आपके पास में है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो उनसे रेजिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। इसके बाद में रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, दूसरे को पता है थर्मोमीटर है ये, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में क्या होता है कि जो हम इसमें एलिमेंट यूज करते हैं, है ना, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वहां पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन मेटल ऑक्साइड with negative temperature coefficient of resistance varies with temperature। तो इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम टेम्परेचर, फ्लो, इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर है, इसमें लिखा है मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड।
और कैसा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का है। तो इसमें हम यूज करते हैं थर्मिस्टर। इसमें क्या यूज कर सकते हैं, थर्मिस्टर। तो इसमें अलग अलग थर्मोमीटर हैं। एक थर्मोमीटर होता है उसमें हम आरटीडी बोलते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, उसमें हम यूज करते हैं प्लेटिनम का। एक थर्मोमीटर होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, थर्मिस्टर का। तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, नेगेटिव एंड लार्ज होता है, ठीक है, बट नॉन लीनियर होता है। ये डिफिकल्टी होती है इसके साथ में, इसलिए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू टेम्परेचर मेजरमेंट में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा हम कितना टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो -15 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस ना, उससे ज्यादा टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं प्लेटिनम थर्मोमीटर। प्लेटिनम, तो उसमें जो मेटल यूज करते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का होता है, और वो कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है, ठीक है। तो उनको आगे देखेंगे, तो इसका डिटेल अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे, है ना। इसका ना बहुत सारा है, तो मैं क्या करता हूँ उसका फोटो खींच के आप लोग को भेज देता हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, नहीं तो एक क्लास सिर्फ लिखने में जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप में भी डाल देंगे तो बच्चे भी नोट कर लेंगे उसको।